नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक माहेश्वरी आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे YouTube के चैनल पर। जैसा आप लोगों को पता है, एसआई के इंटरव्यू 8 जुलाई से शुरू हो रहे हैं। उसके अलावा भी 6-7 पोस्ट ऐसी है जिसके इंटरव्यू शुरू हो रहे हैं। इसके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो 9928001400 पर आप संपर्क कर सकते हैं। कुछ ही टाइम में आरएस के इंटरव्यू भी शुरू हो जाएंगे, तो कोई भी जो नए कैंडिडेट्स हैं जिनको इंटरव्यू के बारे में कोई जानकारी नहीं है, आरपीएससी कैसे इंटरव्यू लेता है, क्या होता है, कैसी प्रक्रिया रहती है, उसके बारे में मैं यहाँ पर आपको संपूर्ण जानकारी दे दूंगा। और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस आ सकते हैं या पूछे जा सकते हैं, जो करंट अफेयर्स का भाग है, वो आप 9928001400 पर व्हाट्सअप करेंगे तो आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों कि आरपीएससी में जब आप पहुंचेंगे तो होगा क्या आखिरकार। जब आपका इंटरव्यू डेट होगी, मान लीजिए 8 जुलाई को आपकी इंटरव्यू है, और 8 जुलाई को इंटरव्यू का समय 2 समय में बटा हुआ रहता है। एक तो सुबह 9 बजे का समय, एक दिन में 2 बजे का समय। अब आपको कौन सा समय मिलता है, आपकी किस्मत है, आपको कौन सा समय अलॉट होता है। मान लीजिए हम एक स्थिति लेके चल रहे हैं कि आपको सुबह 9 बजे का ही समय अलॉट हुआ है। 9 बजे आपका समय अगर अलॉट है तो आपको 7:30 से लेकर 7:45 बजे के बीच में आरपीएससी पहुंचना होगा, क्योंकि ज़्यादा लेट पहुंचने से हमें ही नुकसान है। हम आधे टेंशन में उस वजह से आ जाएंगे कि अब हमारा क्या होगा। ठीक है, जैसे आप आरपीएससी पहुंचे, आपको रिसेप्शन एरिया में बैठने के लिए कहा जाएगा। आप वहां आराम से शांति से बैठें। जो लोग आए हैं और इंटरव्यू देने, उनसे बात कम करें तो आपके लिए अच्छा है। क्यों? उसका मुख्य कारण क्या है कि मान लीजिए आप जो पढ़ के आए हैं और वो दूसरा बंदा कुछ अलग पढ़ के आया है, और आप उससे पूछ लेते हैं कि भैया भारत के राष्ट्रपति का नाम क्या है, और उसको आ जाता है और आपको नहीं आता, तो आपको वो जो डीमोटिवेशन है वो इंटरव्यू के एंड तक रहेगा और वो आपका इंटरव्यू बिगाड़ सकता है। आप जैसे रिसेप्शन एरिया में गए हैं, वहाँ पर मैगजीन्स और अखबार पढ़े हुए रहते हैं, आप आराम से उनको पढ़ सकते हैं, या अपना समय आप बातें करने में, बातें भी कौन सी, नॉलेज की बातें नहीं, आराम से जिससे आप रिलैक्स हो वैसी बातें करने में आप अपना समय गुजार सकते हैं। ठीक है, 8:15 बजे का समय जब तक आप गुजारेंगे, 8:15 बजे आपको फर्स्ट फ्लोर पर ले जाया जाएगा किसी एलडीसी के द्वारा, किसी क्लर्क के द्वारा। वहां पर आपका क्या होता है, जो आपने डीएएफ भरा है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, ध्यान है आप लोगों को, फॉर्म 12 पेज का जो आपने भरा था 2 सेट में, वो आरपीएससी के पास पहुंच गया होगा उस समय। और आपके फॉर्म से आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है जो आपको ले जाने हैं, उनसे वो चेकिंग होगी कि ये बंदा सही है या नहीं है, मतलब वही बंदा आया है एग्जाम देने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए या नहीं। तो ये प्रोसेस था आरपीएससी पहुंचने से वहां पर आगे क्या होता है। अब आप उस रूम में बैठे हैं जहां पर क्लर्क आपके सामने बैठा है, और 8-8 लोगों का ग्रुप बनाकर बैठे आपको वहां पर बिठाया जाता है। 8 लोगों में से हर व्यक्ति का सिस्टमेटिक ढंग से, जिस नंबर से वो इंटरव्यू देने जाएगा उस नंबर से डॉक्यूमेंट चेक होने लगते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होगा आप लोगों का कि जैसा आपका नंबर 1 है तो आपके नंबर 1 पर आपके डॉक्यूमेंट चेक हो जाएंगे, आपको वापस बैठने के लिए कहा जाएगा, आप वहां पर बैठ जाएं। अच्छा, एक फॉर्म होता है वहां पर। ठीक है, आरपीएससी क्या करता है, कभी भी डीएएफ में अपनी हॉबी नहीं भरवाता है, आपकी हॉबी। तो वहां पर अगर आपकी हॉबी है तो उस फॉर्म पर लिख के आप अंदर भेज सकते हैं इंटरव्यू बोर्ड के सामने, अगर नहीं है तो उसे आप खाली भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे ही ये सारा प्रोसेस होता है, 8 जनों का प्रोसेस होता है, इसमें करीबन आधे घंटे का समय आपका निकल जाता है। उसके बाद क्या होगा, आप वहां बैठे हैं और 2-2 जने करके आपको एलडीसी कहाँ ले जाएगा, बोर्ड, इंटरव्यू बोर्ड के जो आपका चेयरमैन का बोर्ड बना है उसके बाहर वाले गेट के यहाँ तक आपको ले जाएगा। 2 जनों को क्यों ले जाता है, सबसे बड़ा प्रश्न ये। 2 जनों को इसलिए क्योंकि एक जना अंदर इंटरव्यू देगा, उस समय दूसरा बाहर वेट करेगा, और जैसे ही इंटरव्यू एक जने का खत्म होता है, दूसरा थोड़ी देर बाद, जब तक चपड़ासी अंदर पानी और चाय की व्यवस्था अगर वो मंगाते हैं तो करता है, इसलिए थोड़ा समय लगता है, इसलिए दूसरा जना वहाँ बाहर बैठा रहेगा। इंटरव्यू बोर्ड में जाने से पहले का समय कैसा होता है आप लोगों को भी पता है कि इंटरव्यू देने जा रहे हैं, लेकिन हमारी ये जॉब इसके ऊपर ही निर्भर है। अगर आपके इंटरव्यू में अच्छे नंबर आए तो आपका सिलेक्शन तय है। तो हर व्यक्ति जो कि इस जॉब के लिए आशान्वित होगा, उसको थोड़ी टेंशन तो होती ही है, लेकिन एक इंटरव्यू आपकी ज़िंदगी को डिसाइड नहीं कर सकता। अगर ऐसा मान के आप इंटरव्यू देंगे तो आपका इंटरव्यू वास्तव में बहुत अच्छा जाएगा। जैसे ही आप 2 जने, मान लीजिए आपका पहला नंबर है,
पहले नंबर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जैसे बोर्ड गेट खुला और आप सीधे अंदर चले गए। लेकिन अगर मान लीजिए आपका दूसरा नंबर है तो वो जो बाहर बैठे 25 मिनट हैं वो आपको गुजारना बहुत भारी पड़ेगा, ठीक, क्योंकि मेरा 7वां नंबर था एक इंटरव्यू बोर्ड में और एक में तीसरा या चौथा था, तो वो जो समय होता है उसको गुजारने में बहुत समय निकल जाता है। अब क्या होता है, जब पहला बंदा इंटरव्यू दे के आता है तो मेरी आपको पर्सनल राय है कि उसकी शक्ल की तरफ ना देखें, क्योंकि अगर उसने शक्ल बना ली ऐसी टेंशन वाली तो आपको टेंशन हो जाएगी और आधी चीज़ें आप वहीं पर ही भूल जाएंगे। तो ये मेरी पर्सनल राय है आपको कि जो भी इंटरव्यू पहले आपसे दे के आए उससे ये भी ना पूछे कि क्या पूछा तेरे से या क्या बताया तूने, कैसा बताया। ऐसा 1 सेकंड 1 मिनट का जो गैप रहता है उसमें आप इतनी सारी चीज़ें पूछने की कोशिश ना करें, उससे दूरी ही बनाए रखें, क्योंकि अगर गलती से उसने नेगेटिव आपको कर दिया वहां पर तो आपका पूरा इंटरव्यू जो अच्छा हो सकता था वो पूरा बिगड़ जाएगा। ठीक है, अब आपका नंबर आ गया है इंटरव्यू बोर्ड रूम में जाने का। लंबा चौड़ा कमरा, जैसे आप दरवाजा खोलेंगे एक लंबा चौड़ा कमरा देखने को आपको मिलेगा और आपको राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड में बैठे हुए 3 जने देखने को मिलेंगे। जो बीच में होंगे वो इंटरव्यू बोर्ड के चेयरमैन होंगे और उनके राइट और लेफ्ट में एक एक पर्सन और बैठे हुए रहेंगे। वो हो सकता है कि आपके कॉलेज के लेक्चरर हो, प्रोफेसर्स हो यूनिवर्सिटीज़ के, या फिर कोई सीनियर IAS, IPS, RS, RPS ऑफिसर्स हो। हमें मालूम नहीं रहता कि आखिरकार कौन इंटरव्यू लेने आता है। और आपको ये भी ताजुब होगा, इतनी बड़ी टेबल शायद ही आपने कभी देखी होगी जितनी आपके सामने पड़ी हुई रहेगी। वो 7 से 10 फीट लंबी एक टेबल आपके सामने रहती है, जिसके एक तरफ आप बैठे रहते हैं और सामने की तरफ इंटरव्यू बोर्ड बैठा रहता है। जैसे ही इंटरव्यू बोर्ड में आप घुसेंगे आप उसका एक बार अच्छे से मौका मुआयना, जैसा होता है ना कि पीछे उनके क्या तस्वीर लगी हुई है, ये जरूर देख लें, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप उसको देखते ही जाएं, आपको केवल शांति से एक बार वो तस्वीर के बारे में आपके माइंड में एक इमेज बन जानी चाहिए कि आखिरकार वो क्या है, ठीक है। अब आप जैसे ही चेयर खिसकाएंगे और बैठेंगे आपको आपके सामने दिखेगा एक छोटी सी डेस्क और दिखेगी जिसके ऊपर कुछ पेपर्स पड़े हुए रहेंगे या पेन और पेंसिल आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि बहुत बार इंटरव्यू बोर्ड क्या करता है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन बोल देता है कि आपको कुछ ड्रॉ करने के लिए दे दिया, कुछ लिखने के लिए दे दिया, तो आपके सामने वो चीज़ें पड़ी हुई रहती है। बट RPSC अधिकतर ऐसा नहीं करती है, कर भी सकती है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। आप जैसे ही बोर्ड रूम में गए, आपने नमस्ते किया, आपको बैठने के लिए कहा जाएगा और आप बैठ जाएंगे। देखिए एक चीज़ मैं बता देता हूँ, आप जितना सहज रहेंगे वहाँ पर उतना ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। अगर आप थोड़े भी असहज रहे वहाँ पर तो आपका इंटरव्यू बिगड़ जाएगा। हालांकि इंटरव्यू बोर्ड बहुत ही बेहतरीन होते हैं, मतलब बहुत अच्छे इंसान होते हैं, और अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती तो आपको दबाने की बजाय आपको हिंट देते रहते हैं कि आपको आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए, इस तरीके से कुछ ना कुछ हिंट आपको देते रहेंगे। हालांकि हर चीज़ में अगर आप हिंट लेंगे तो थोड़ा गलत हो जाएगा, बट आप ये मान के चलें कि बहुत बढ़िया इंटरव्यू पैनल आपके सामने बैठा होगा। इंटरव्यू शुरू होने की क्या प्रक्रिया है, मैंने आपको जैसा बताया, आप जैसे ही कमरे में घुसे वैसे ही आपको बड़ी सी टेबल देखने को मिली। आपको जब बैठने के लिए कहा जाए तो आप बैठ जाइए, और अगर नहीं कहा जाए तो 30 सेकंड का गैप लेके आप पूछ लीजिए कि क्या सर मैं बैठ सकता हूँ, ठीक है। अगर आपको बैठने के लिए अलाउ कर देंगे। जैसे ही आप बैठेंगे वैसे आपसे शुरू के 2 प्रश्न होंगे कि आपने 10th कहाँ से की, मतलब कौन से स्कूल से करी, और 12th कौन से स्कूल से करी, क्योंकि उनके पास जो फॉर्म जाता है उसमें ये 2 ही डिटेल्स होती है, और एक हॉबी अगर आपकी है तो उससे वो क्रॉस वेरीफाई करते हैं कि ये बंदा वही है जो फॉर्म में लिखा हुआ है कि नहीं है। ये 2 प्रश्न सामान्य प्रश्न होते हैं, उसके बाद आपका इंटरव्यू शुरू होता है। अब और फिर आपका कॉलेज अगर वहाँ पर लिखा हुआ है तो कॉलेज वहाँ पर शुरू होगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। लेकिन अगर आपका है माणिक्यलाल वर्मा मान लीजिए, या आपका राजस्थान यूनिवर्सिटी वाला है, या कोई भी आपका XYZ इसमें ऐसा नाम आ जाता है, तो आपको उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आपका वो नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। जैसा मेरा इंटरव्यू शुरू हुआ था, 10th के बारे में पूछा, 12th के बारे में पूछा, और फिर कॉलेज के बारे में पूछा। तो कॉलेज आपने कहाँ से किया है, मैंने बोला सर माणिक्यलाल वर्मा राजकीय
महाविद्यालय भीलवाड़ा से। ठीक है, अब माणिक्यलाल वर्मा से ही उन्होंने इंटरव्यू मेरा शुरू कर दिया, तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। बाकी अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप अभी भी 9928001400 पर संपर्क कर सकते हैं। अगर फ़ोन कॉल करना है तो शाम को 6 से 8 बजे के बीच में करिए, मैं आपको बिल्कुल जवाब दूंगा। अब अधिकतर लोगों के प्रश्न होते हैं कि जवाब नहीं आने पर क्या करें। बहुत बार क्या होता है कि हमें जवाब आते ही नहीं हैं। शुरू का एक प्रश्न का नहीं आया, 2 का नहीं आया, 3 का नहीं आया, 4 का नहीं आया, फिर आप क्या करेंगे? फिर आप डीमोटिवेटेड हो जाएंगे। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। देखो क्या होता है कि कुछ सामान्य सवाल होते हैं जिसके जवाब आपको आने ही चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जैसे जो करंट में चीज़ चल रही है उसके जवाब आपको आने चाहिए। आप डेली राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर आप जरूर पढ़कर जाएं, क्योंकि उनके पास भी वही मौजूद रहते हैं। हम हिंदी भाषी राज्य में रहते हैं तो हिंदी भाषी अखबारों की जानकारी आपको बिल्कुल बाकायदा होनी चाहिए। इतने तक की जानकारी होनी चाहिए कि आखिरकार राजस्थान पत्रिका का जो संस्थापक है वो कौन है, और उसके ऊपर जो तारीख आती है वो आपके हिंदी कैलेंडर में भी आती है। तो उस दिन का पूरा अखबार आपके दिमाग में ऐसे का ऐसा छपा हुआ होना चाहिए, तब तो आप बता पाएंगे। क्योंकि वो लोग भी अखबार पढ़ते हैं सुबह सुबह, और अखबार पढ़ के ही आपसे वहाँ से भी प्रश्न उठ सकते हैं। बाकी इंटरव्यू को कैसे मोड़ना है ये आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि कुछ ऐसे वर्ड छोड़ दिए जाएं इंटरव्यू में जिससे वो ऑटोमेटिक उस तरफ डाइवर्ट हो जाए जो आपको आता है। बाकी आपका लक और आपकी मेहनत ये दोनों वहां पर आपका काम करेगी। अच्छा, क्वेश्चन ये था कि जवाब नहीं आने पर क्या करें। जवाब नहीं आने पर सीधा सॉरी बोल दें। पहला जवाब ये हो सकता है कि नहीं आ रहा है सर, सॉरी सर मेरे को नहीं आ रहा है। बट आप अगर 1 2 3 4 सवाल का जवाब नहीं दे पाए और चारों पे सॉरी सर बोलेंगे तो आप तो डिमोटिवेट होंगे ही होंगे। साथ में उनके जो प्रश्नों का लेवल होगा वो भी क्या होगा, नीचे थोड़ा सा कम हो जाएगा। बीच में ऐसा पूछ लेंगे कि राजस्थान के सहकारिता मंत्री कौन है, अब इसके बारे में थोड़ी बहुत आपको जानकारी होगी ही होगी, या उप मुख्यमंत्री कौन है राजस्थान के, तो आप वहां पर वापस सहज कर देंगे। लेकिन एक पर्सनल राय ये है, जवाब नहीं आने पर हर चीज में आप अगर सॉरी बोलेंगे तो बहुत गलत होगा। आप ये भी बोल सकते हैं सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं अभी, सर मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, और सॉरी सर, ये 3 चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मेरी पर्सनल राय यही है, आप अधिक से अधिक उनके प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करें। गलत जवाब अगर आपने दिया तो आपके साथ बहुत बुरा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू जो पैनल है वो बहुत प्रबुद्ध लोग हैं, उन्होंने अपने बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं, ये आपको समझ लेना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे मेरे से एक प्रश्न पूछा था इंटरव्यू में कि मीराबाई का मंदिर कहाँ पर है। ठीक है, मीराबाई का मंदिर कहाँ पर है, मैंने बोला सर चित्तौड़ के किले के ऊपर है, चित्तौड़ में है। ठीक है, तो उन्होंने बोला कल तो मैंने यार रूपनगढ़ में देखा। मैं बोला सर बिल्कुल हो सकता है रूपनगढ़ में ही मंदिर, रूपनगढ़ में भी हो सकता है, लेकिन अगर आप फेमस मंदिर की बात करें तो वो आपका चित्तौड़ में है और मकराना में भी है। ठीक है, मतलब मेड़ता में भी है, सॉरी। तो मैंने ऐसा जवाब दिया तो उन लोगों के ठेस नहीं पहुंची। अगर मैं ऐसा बोलता नहीं सर वहां पर तो नहीं है मंदिर, ऐसा मैंने तो नहीं सुना कभी, तो वो गलत हो जाता। हो सकता है वहां पर मंदिर हो, क्यों? क्योंकि उन्हें ज़्यादा नॉलेज है, हम लोग इतना घूमे नहीं है जितना उन लोगों ने सर्विस में अपना समय दिया है। इसलिए बहस करने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। आरपीएससी और यूपीएससी में इंटरव्यू के लेवल में बहुत अंतर है। आरपीएससी में आपको अधिकतर फैक्चुअल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बहुत बार ये भी पूछा गया है कि प्रधानमंत्री जो शुरू से रहे हैं उनके क्रम क्या रहे हैं, तो ऐसे प्रश्नों के लिए भी आप तैयार रहें। देखिए आपको कौन कौन से प्रश्न तैयार करने हैं, एसआई वाले जितने भी हैं, तो पुलिस विभाग के आपको सारी हायरार्की पता होनी चाहिए कि ऊपर ही ऊपर वाला पद से लेकर नीचे नीचे वाला पद क्या होता है। थोड़ा बहुत पुलिस के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। बाकी करंट अफेयर्स के मुद्दे जितने भी हैं, भले वो कोरोना हो, आपका चीन वाला मुद्दा हो, पाकिस्तान वाला मुद्दा हो, देश में आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा हो, नक्सलवाद हो, या राज्य सरकार केंद्र सरकार के बीच में मतभेद हो, जो भी आपके करंट में मुद्दे चल रहे हैं आपको उनके सबके बारे में जानकारी बिल्कुल होनी चाहिए। आप अगर इन चीज़ों को डिनाई कर देंगे तो बहुत गलत हो जाएगा। उसके अलावा सेकंड चीज़, आपको किस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए? इंडिया के संविधान की, भारत के संविधान की आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि वो आपको जगह जगह रेफरेंस देने के काम में आएगा। जैसे आरक्षण जैसे मुद्दे पर अगर आप बोलते हैं तो
आप अगर कुछ भी बोलेंगे तो उसके ऊपर संविधान का पुट रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप आरक्षण का विरोध नहीं कर सकते, उसका समर्थन भी नहीं कर सकते, तो आप क्या कर सकते हैं कि जो संवैधानिक व्याख्या कर रखी है उस चीज की, वो क्यों दिया गया है, क्या कारण है उसको देने के, और वो दिया गया है तो उसके फॉर्मेट में क्या चेंजेस करने चाहिए, ये आप अपना पक्ष रख सकते हैं। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं सर ये बिल्कुल गलत है या बिल्कुल सही है। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए। और तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज, राजस्थान के आर्ट और कल्चर की, राजस्थान की कला और संस्कृति की जानकारी होना हमें बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अगर हमें राजस्थान के आर्ट और कल्चर की जानकारी नहीं होगी तो आप ये मान के चलें आपका इंटरव्यू बिगड़ना तय है, क्योंकि अधिकतर जो जने हैं वो राजस्थान से लोकल से बिलोंग करेंगे जो इंटरव्यू लेने आएंगे, तो उन्हें आपसे ज़्यादा जानकारी है उन सब चीज़ों की, तो हमें उस चीज़ की बिल्कुल जानकारी होनी चाहिए। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आपको आपके गृह जिला, जो भी आपका जिला है, मान लीजिए मेरा भीलवाड़ा है तो मुझे भीलवाड़ा के बारे में एक वास्ट नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं ऊपरी तौर पर सरसरी निगाहों से पढ़ जाऊँ कि हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है हो गया, ऐसा नहीं। भीलवाड़ा में जैसे भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी कहा जाता है, ठीक है, तो वस्त्र नगरी की क्या विशेषताएं हैं आपकी वहाँ की, या आपकी वहाँ की क्या समस्याएं हैं, या अभी फ्यूचर में आप देखते हैं तो कौन से नए इंडस्ट्रीज को ग्रोथ मिल सकती है वहाँ पर, इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। या आपके वहाँ पर्यटन की क्या संभावना है, बाहर आपके भीलवाड़ा का एमएलए और एमपी कौन है, इस तरीके के आपसे वहाँ पर प्रश्न उठाए जा सकते हैं। पानी की समस्या पहले हमारे यहाँ थी, अब तो चंबल आ गया तो हमारे यहाँ पानी की समस्या नहीं रही, तो हमारे को ऐसे प्रश्नों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। पांचवी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपकी हॉबी के बारे में। भैया देखो, हॉबी लिखो तो बहुत खुशी की बात है, और ऐसी ही हॉबी लिखो जो आपने करी हुई हो या आपको आती हो या वो काम आप करते हो। अगर आपने गलती से एक ऐसी हॉबी लिख दी, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं म्यूजिक सुनना आपकी हॉबी। अब म्यूजिक आपको तो लगता है कि बी प्राक के गाने सुन लिए, यो यो हनी सिंह के गाने सुन लिए, आज ब्लू है पानी पानी सुन लिया, उससे काम नहीं चलता। म्यूजिक एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है, ठीक है, तो आपको इसके बारे में डेप्थ में जानकारी होनी चाहिए। आपको जो 70s के ज़माने के गाने हैं वो भी आने चाहिए, उसके क्लासिकल म्यूजिक भी आना चाहिए, हर चीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए, इंस्ट्रूमेंटल्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो मेरी राय ये है कि एक ऐसी हॉबी रखी जाए जो आप करते हो डेली रूटीन में। ऐसा नहीं कि एक उल्टी सीधी कुछ भी हॉबी रख ली भाई हम ये करते हैं, ठीक है, तो ऐसा काम आपका वहाँ पर नहीं चलता है, क्योंकि बहुत बार आपसे हॉबी के ऊपर भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अधिकतर ऐसा होता है कि हॉबी के ऊपर प्रश्न नहीं पूछते हैं, लेकिन अगर पूछ लिए जाएं तो फिर आप क्या करेंगे, ठीक है। अब ये जो था पार्ट 1 था। पार्ट 2 में मैं क्या बताने वाला हूँ, पार्ट 2 1-2 दिनों में मैं अपलोड कर दूंगा। उसमें जो मेरा इंटरव्यू हुआ था RS 2016 का, वो कैसा था, उस इंटरव्यू में कैसे मैंने इंटरव्यू दिया, और 100 में से मेरे 70 नंबर आए थे उस इंटरव्यू में, मेरे से क्या क्या प्रश्न पूछे गए, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मैं आपके सामने वहां पर रख दूंगा। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। और भी अगर कोई जानकारी चाहिए तो निसंकोच होकर 9928001400 पर अगर आप मैसेज करेंगे तो मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। कॉल आप शाम को 6 से 8 बजे तक कर सकते हैं। जितने भी SI वाले जने हैं वो बिल्कुल कॉल कर सकते हैं, क्योंकि अभी उनका इंटरव्यू बहुत पास में है। और DAF के बारे में कोई जानकारी चाहिए, हॉबी के बारे में कोई जानकारी चाहिए, या हम कैसी हॉबी रखें, आप क्या कर सकते हैं, तो उसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप बिल्कुल मुझे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।